नमस्कार, 5 जनवरी के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं राज चावला। बीते कुछ दिनों में देश में न्यायिक सक्रियता की चर्चा कई मामलों को लेकर हुई। नुपुर शर्मा का मामला हो, वो हाल में हिजाब को लेकर के मामला हो, इन सारे मामलों पर न्यायपालिका की मुखरता और कुछ ऐसी टिप्पणियां जो चर्चा का विषय भी बनी, कुछ उन पर भी टिप्पणियां हुई। इस सारे विषय पर आइए बात करने के लिए हमारे साथ जस्टिस शिव नारायण ढींगरा, हाई कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस SN ढींगरा के नाम से जिनको लोग ज़्यादा जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है 5 जनवरी के इस मंच पर। सवाल ये कि अभी हमने पीछे हिजाब के समय में भी देखा और नुपुर के समय में भी देखा, कुछ कमेंट्स ऐसे आए जिनको एक सेक्शन सिस्टम का, समाज का वो वेलकम करता है और एक सेक्शन उसको पसंद नहीं करता है। उसको लगता है कि ये अति सक्रियता है, ये शायद सिस्टम मतलब वो उसका चरित्र होना चाहिए उससे अलग आ जाता है, वो कहीं उससे मैच नहीं करता, वो होना नहीं चाहिए था। कई लोग ऐसी बातें करते हैं। आपका एक अच्छा खासा लंबा अनुभव है, आपने स्वयं भी कई निर्णय दिए होंगे और क्या उचित अनुचित आप अच्छी तरह हम सबको समझा सकते हैं। कुछ लोग तो इसकी चर्चा करने से इसलिए भी डर जाएंगे कि शायद कहीं कंटेम्प्ट, अवमानना का मामला ना बन जाए, पर आप चूँकि विद्वान हैं इन चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं। अभी जो हिजाब वाला मामला हमने देखा उसमें जिस तरह के कमेंट आए, क्या आप उनको वेलकम करते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, न्यायिक सक्रियता का ये अर्थ नहीं है कि आप ज़बानी कमेंट देते रहें। न्यायिक सक्रियता का हमेशा ये अर्थ माना जाता है कि जब न्यायाधीशों के पास कोई ऐसा मामला आता है जिसमें कानून चुप है, साइलेंट है, या कानून कुछ कहता नहीं है, या जो कानून है वो समाज के भले के लिए, समाज के हित में वो ठीक से व्याख्यात नहीं है, तब न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता पड़ती है। और न्यायाधीश उस समय अपनी बौद्धिक संपदा, बुद्धि का प्रयोग करके कानून की व्याख्या करने में न्यायिक सक्रियता दिखाते हैं, अर्थात वो उस कानून को सही ढंग से व्याख्यात करते हैं और बताते हैं कि इसकी ये व्याख्या ऐसी है जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उचित है। न्यायिक सक्रियता का ये अर्थ कभी नहीं रहा कि जज सुनवाई के दौरान एक कमेंट्री देना शुरू कर दें। प्रश्न उत्तर तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न उत्तर भी बहस के संदर्भ में। मान लीजिए कोई ये कहता है कि हिजाब जो है वो मुसलमानों का एक आवश्यक वस्त्र है, इसके बगैर आप मुझे मुसलमान नहीं मान सकते, तो इसके ऊपर प्रश्न कर सकता है कि ये कैसे आप आवश्यक वस्त्र कह रहे हो या नहीं कह रहे हो, ये कैसे इस्लाम का आवश्यक अंग है या नहीं है। लेकिन अगर आप ये कमेंट्री करने शुरू कर दो कि इस्लाम के ऊपर, मान लीजिए आप हिजाब की बजाय इस्लाम तो एक बहुत ही प्रगतिशील धर्म है, इस्लाम के अंदर शांति होती है, इस्लाम में ये होता है, इस्लाम वो होता है, तो ये न्यायिक सक्रियता नहीं होगी। इसे ये माना जाएगा कि आप एक पक्ष को सपोर्ट कर रहे हो, उस पक्ष को ऊपर चढ़ा रहे हो और दूसरे पक्ष को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने विचारों को, जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है, उसको थोप रहे हो, तो इसको न्यायिक सक्रियता नहीं कहेंगे। इसे मैं न्यायिक विकृति के रूप में देखता हूँ कि ये न्यायिक विकृति। जैसा नुपुर शर्मा के केस में भी हुआ, वो गई तो थी अपनी याचिकाएं, सब के भी अलग अलग मामले हैं, वो एक जगह आ जाएं, उसकी बजाय उनको वो सुनने को मिला कि आपकी वजह से सारा माहौल ख़राब हो गया। वो भी कुछ ऐसा था, अति सक्रियता में आता है। फिर वही बात है, इसे मैं न्यायिक सक्रियता मानता नहीं, ना अति सक्रियता मानता हूँ, मैं इसे न्यायिक विकृति मानता हूँ। तो वो एक विकृत मानसिक अवस्था का दर्शाता है कि जज साहब जो है बजाय जो केस सामने है उसके ऊपर ध्यान देने के एक उपदेशक या एक समाज के दिशा निर्देशक बन जाते हैं कि ओहो, नुपुर शर्मा के कारण समाज में दंगे हो गए। वो उन्होंने अपने आप में एक कंसेप्ट बना लिया कि ये दोषी है, जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है ये दोषी है, इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए,
और पिटीशन डिसमिस कर दो। ऐसा होता क्यों है? एक तो ये कारण है जो समझ में आता है, जैसे हम चर्चा कर भी रहे थे कि शायद कहीं अगले दिन कुछ अच्छी हेडलाइन बन जाए नाम के साथ, लेकिन मुझे लगता है वो लोअर कोर्ट्स में जजेस के साथ ज़्यादा वो लालच होती होगी। अदरवाइज इस स्टेज पर आकर के जहां हम सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं कि व्यक्ति को अंतिम न्याय तो वहां मिल ही जाएगा तय, और वहां न्याय की मूर्ति हम कहते भी हैं, न्यायमूर्ति शब्द होता है, वहां भी अगर इस तरह की चीज़ें सामने आए जिसको आप विकृति कह रहे हैं, तब इसका कारण, इस पर ज़रा चिंतन करना होगा। कुछ आपके ध्यान में है क्यों होता है ऐसा? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट अंतिम न्यायालय अवश्य है, लेकिन ये कहना कि वहाँ न्याय ही मिलेगा, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, बहुत से न्यायाधीशों का ये मत है कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम न्यायालय है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा ठीक होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और कोर्ट होता तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट के आधे फैसलों को पलट देता। तो इसलिए, और फिर आजकल तो एक बेंच दूसरे बेंच से नहीं सहमत होती, और पुरानी बेंच के दिए हुए फैसलों को नई बेंचें जो हैं बदल देती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कोई अंतिम वाक्य नहीं है सत्य के ऊपर या न्याय के ऊपर, वो इसलिए अंतिम है क्योंकि उसके बाद कोई अपील नहीं है। लेकिन अब तो वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया। अगर आपके पास पैसा है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल दो और उनको कहो कि जी आपने तो गलत फैसला दिया है, इस पे पुनः विचार कीजिए। और अगर आपकी क्यूरेटिव पिटीशन भी डालते हुए बहुत से वकील इस बात का ख्याल रखते हैं कि जिसने फैसला दिया है वो जज रिटायर हो जाए तो हम दूसरे जज के पास करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट का वो कोई लंबा अरसा नहीं होता। जो जज फैसले देते हैं, कोई 6 महीने बाद रिटायर होता है, कोई साल भर रिटायर होता है, और कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कि आप पिटीशन अगर 90 दिन में नहीं लाओगे तो सुनी नहीं जाएगी। वहाँ एक अपना राज्य है, राम राज्य तो नहीं मैं कहूँगा, अपना राज्य है कि जिस जज की जो इच्छा हो वो उसी हिसाब से लिमिटेशन को वेव कर सकता है और किसी भी पिटीशन को सुनवाई के लिए उचित मान सकता है, किसी भी पिटीशन को सुनवाई के लिए अनुचित मान सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। पर क्या इसको इस तरह से नहीं देखते कि कोर्ट अगर इतना सब आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है तो ये शायद न्याय के लिए किसी तरह से अच्छी बात है? उस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा कुछ लोग ज़रूर अपने हिसाब से उसको मनूवर करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, ऐसा लग सकता है, ये संभावना भी बनती है। मगर हर व्यक्ति को न्याय को अपनी दृष्टि से देखता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 पार्टियां होती हैं या 10 पार्टियां हैं। हर व्यक्ति को ये लगेगा कि जो मेरे हक में फैसला है वही न्यायोचित है। न्याय की परिभाषा क्या है? असल में सुप्रीम कोर्ट और हमारी सभी अदालतें नैसर्गिक न्याय तो करती नहीं है और कर सकती नहीं है। हमारे यहाँ कानून के अनुसार न्याय, अर्थात कानून जिस हिसाब से कहता है उस हिसाब से फैसला हो तो वो न्याय है। और कानून की परिभाषा बदलने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। आप एक जो पहली बेंच जिसने एक व्याख्या की कानून की, क्या वो गलत थी कि आज जो है नई बेंच आकर के नई व्याख्या करती है? तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो गलत थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे काफ़ी समय पहले कुलदीप सिंह जी न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में, और उनको ग्रीन जज कहा जाने लग गया था क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर कई फैसले दिए। उन्हीं ग्रीन फैसलों में शीला कौल और एक शर्मा थे जिन्होंने हिमाचल के अंदर नदी के किनारे होटल बनाए थे, और दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसे ही वो थे। तो उन्होंने उनके ऊपर 50-50 लाख रुपए जुर्माना लगाया था क्योंकि उन्होंने पर्यावरण के सिद्धांतों का उल्लंघन किया था और जो आमंत्रण किया था वो भी गलत किया था।
50-50 लाख रुपये जुर्माना लगाया, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन की संतुष्टि की कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाए। थोड़े दिन में वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद क्योंकि वो डिवीज़न बेंच थी तो रिव्यू पिटीशन डल गई उनके। जब तक वो बेंच पर थे रिव्यू पिटीशन नहीं डली, क्योंकि रिव्यू पिटीशन उसी बेंच के पास जाती है। जैसे ही वो रिटायर हुए तो हमारे बड़े बड़े वकील, जिनमें कपिल सिब्बल, दवे, ये सब आते हैं, ये भागे कोर्ट की तरफ। और सतीश शर्मा थे और कुछ शीला कौल थी और कुछ और थे प्रतिवादी। रिव्यू पिटीशन डाली, वो फैसला निरस्त करा लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ। तो आप बताइए कि क्या कानून जज के हिसाब से बदल जाता है? और यहाँ तो एक जज वही था, दूसरा जज बदल गया, नए जज आ गए। अब जो बेंच बनी उसने जो है उस फैसले को बदल दिया। वो 50 लाख जुर्माना भी चला गया, वो प्रोसिक्यूशन भी चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्याय क्या है ये कोई नहीं जानता। किसको न्याय मिला ये भी नहीं कोई जानता। अब जो शीला कौल और सतीश शर्मा जो थे, अब उनको उनके हिसाब से अब उनको न्याय मिला, और पर्यावरणविदों के हिसाब से पहले ही न्याय हुआ था जब उनके ऊपर जुर्माना लगा था और उनकी प्रोसिक्यूशन करेगा। तो कौन सा न्याय है? वापस आता हूँ अपने प्रश्न पर। वो जो टिप्पणियों वाला विषय था, जिसको मैंने कहा था कि क्या वो ऐसा होता क्यों है, क्यों क्या जजेस वाकई में बाहर की जो पॉलिटिकल चीज़ें चलती हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, अखबारों में उनकी खबरें आती हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वन, या दूसरा कि मैं भी हेडलाइन में आऊँ, और ऐसा मेरा मानना है कि वो लोअर जुडिशरी में ज़्यादा होगा, फिर भी क्या इस लेवल पर भी है? क्या कारण होता है कि ऐसी टिप्पणियाँ आती हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, जिनको आप विकृति मानते हैं? देखिए, लोअर जुडिशरी के अंदर तो शायद ही कोई जज टिप्पणियों में आने के लिए काम करता है या अखबारों में आने के लिए काम करता है। क्यों? कि उसके पास चॉइस नहीं होती कि वो कौन सा केस करे, कौन सा ना करे। उससे केस मार्क होते हैं सेशन जज द्वारा या डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा, वो भी अपनी लिमिटेड जुरिडिक्शन के। तो इसलिए उसके पास इस बार की वो नहीं होती। अगर किस्मत से उसके पास कोई किसी वीआईपी का केस आ गया तो वो बेचारा डर रहा होता है कि मेरे जो है ओवर एक्टिव होने से मेरा कैरियर तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज बैठा है, अगर वो नीचे है, फिर हाई कोर्ट बैठा है, फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। मेरी एक टिप्पणी मेरे सारे कैरियर को तबाह कर सकती है, इसलिए वो नहीं करते हैं, इसलिए उसके पास बचते हैं, ऑप्शन ही नहीं होता, अवॉइड करते हैं, ऑप्शन ही नहीं होता। उसके ऊपर लेवल पे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तक तो यही है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में आते हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोई नहीं निकाल सकता सिवाय पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाके। तो इसलिए वो हमेशा सुरक्षित होते हैं, चाहे वो कुछ भी बोलें, चाहे वो कुछ भी करें, अनलेस कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हों और हमारी संसद में इतना दम हो कि वो इम्पीचमेंट कर सके। आज तक भारत में कोई इम्पीचमेंट नहीं हुई। मुझे लगता है कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जस्टिस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उनका राज्यसभा में इम्पीचमेंट खत्म होने से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। शुरू हो गया था वो, हाँ, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। एक और भी जज थे जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज रहे थे, वहाँ भ्रष्टाचार हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की कमेटी ने उसका वो किया था और उनकी इम्पीचमेंट की संतुष्टि हुई थी। और वहाँ क्योंकि वो साउथ के जज थे तो पार्लियामेंट बट गई थी कि ये साउथ के जज हैं, और वहाँ के सारे एमपीज़ ने वॉकआउट कर दिया था, तो 2/3 क्या वो फेल हो गई इम्पीचमेंट। तो इसलिए ये डर नीचे है नहीं, ऊपर कोई डर है नहीं टिप्पणियों का, और टिप्पणियों के कारण इम्पीचमेंट होती नहीं है। टिप्पणियों के लिए मुझे याद नहीं पड़ रहा कौन, लेकिन कोई गया था है सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट जजों को और इनको ओरल टिप्पणियां करने से मना किया जाए। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते मना,
टिप्पणियाँ करना भी उनका अधिकार है। तो ये टिप्पणियाँ जो हैं उनके अधिकार में आता है कि वो टिप्पणियाँ करें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि टिप्पणियाँ अगर केस से संबंधित हों, केस को लेकर के हों और आप पूछताछ कर रहे हो, तब तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए या कुछ जानने के लिए कोई टिप्पणी कर दी। लेकिन आप अपनी राजनीतिक प्यास बुझाने के लिए कि देखो मैं भी राजनीति जानता हूँ, या अब ये दिखाने के लिए कि आपकी इंक्लिनेशन क्या है, आप टिप्पणी करते हैं, तो फिर आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं। लोगों को ये समझ आ जाता है कि ये जज साहब का राजनीतिक रुझान किधर है, तो आप एक्सपोज करते हैं पब्लिक को, और पब्लिक को ये मौका देते हैं कि आपकी टिप्पणी के ऊपर वो भी टिप्पणी करे। तो टिप्पणी करने का एक तो ये कारण होता है कि आपके पास एक राजनीतिक रुझान है, और मैं मानता हूँ हर जज के पास होता है। अच्छा, देखिए कोई भी जज राजनीति से अछूता नहीं है, उसके कहीं ना कहीं झुकाव होगा, चाहे एक्स की तरफ हो चाहे वाई की तरफ हो। लेकिन हर जज की ये कोशिश होनी चाहिए, या उसका ये कर्तव्य है कि उसका राजनीतिक रुझान उसके कार्य के अंदर उसको बायस ना करे। इन दो केसेस में कैसे रीड करें? दो जो टिप्पणियां आई हैं नुपुर शर्मा वाले केस में जो आई थी कि आपके कारण ये सब हो गया, वो तो याचिका इकट्ठी करवाने आई थी एक जगह, इसमें तो मैं पहले ही कह चुका, इसलिए हिजाब वाले मामले में भी देखिए इसमें तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये टिप्पणी जजों के राजनीतिक रुझान को दिखाती है कि भैया देखो तुम तो इस लायक ही नहीं हो कि हम तुम्हें सुने। ठीक है, हम तो ये मानते हैं। यहाँ तक भी ये बात समझ में आ गई कि राजनीतिक रुझान दिखता है, इन्फ्लुएंस है कुछ लोगों से या कुछ परिस्थितियों से, कुछ घटनाओं से उनके पीछे जो चलती है। इसको आप एक तरीके से जुडिशरी के अंदर करप्शन की संज्ञा देते हैं, क्या ये उस कैटेगरी में रखा जाता है? यदि आप ऐसी चीज़ों को जो कि शायद कोर्ट रूम का हिस्सा ना हो वो आप वहाँ कहते हैं, उनको जोड़ते हैं, और ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह की टिप्पणियाँ कभी कभी जो याची है उसके मानस पर असर डालती हैं, उसका हौसला तोड़ती है, यानी न्याय की प्रक्रिया में एक बाधा भी है। तो ये किस किस्म का करप्शन आप देखते हैं, कैसे इसको? देखिए, मैं करप्शन को अगर आप हिंदी में कहें ना तो भ्रष्टाचार कहा जाता है। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट आचरण। अब भ्रष्ट आचरण एक बड़ा व्यापक शब्द है, इसमें सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता कि आप सोचो कि किसी ने पैसे ले लिए तो वो भ्रष्ट है। आप किसी की फेवर करते हो तो भी आप भ्रष्ट आचरण करते हो। आप किसी को न्यायसम्मत फैसला नहीं देते जानबूझकर, ये जानते हुए कि कानून के हिसाब से इसको ये मिलना चाहिए, लेकिन आप नहीं देते। आपके पास कोई भी कारण हो सकता है, मैं इसको भी भ्रष्ट आचरण मानता हूँ। तो अब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर थोड़े थोड़े दिन बाद रोस्टर क्यों बदल जाता है। क्या जजों में इतनी ठहराव नहीं है कि वो एक किस्म के केसेस को लगातार सुन सकें? क्या आपको जजों के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो अगर एक ही बेंच में लगातार 2 साल काम करेंगे तो वो ईमानदार रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। ये पुलिस वालों के साथ, नीचे के उनके साथ, तो वो अक्सर ये सुनने में आता है कि अगर ये एक ही जगह बहुत दिन रहा तो ये जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा, आचरण भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन जजों के साथ ऐसा क्यों सोचा जाता है कि वो जो है अगर एक ही बेंच में लगातार रहेंगे तो वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे? जबकि मैं सोचता हूँ है इसका उल्टा, कि अगर एक हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड बेंचेज हों कि एक बेंच एक ही तरह के केस सुने लगातार, तो वो अपने उसमें माहिर हो जाएगी कानून में, तो उसके पास वकील आकर के उसको मिसलीड नहीं कर पाएंगे। और वो जो आजकल ये वो हो गया है कि आप एक एक महीना बहस सुन रहे हो, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
वकील साहब आकर के किताब खोल के कहेंगे जी मैं ये केस पढ़ के बताऊंगा और आप मेरे हिसाब से इस केस को पढ़िए, जबकि जज साहब ने उस केस को 10 बार पढ़ रखा है। तो जज साहब कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सपर्ट जज होगा, उसने वो पहले उस बेंच में उस तरह के केस निपटाने में उसका लंबा अनुभव है, तो वो कहेगा वकील साहब इस जजमेंट को मैं 50 बार पढ़ चुका हूँ, लागू कर चुका हूँ, और वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे इनके ओपिनियन से। तो आप मेरी जजमेंट फलां जजमेंट में मैंने इस जजमेंट का विश्लेषण किया है, अगर आपको मेरे विश्लेषण में कोई कमी है तो वो बताइए, इस जजमेंट को दोबारा मत पढ़िए। आज वकील क्या करते हैं, वो 500 किताबें लाते हैं, जज साहब के सामने ढेर लगा के रख देते हैं, फिर उसमें से उनके जूनियर पकड़ा करके लो जी ये पैरा पढ़ो, ये पैरा पढ़ो। तो वो बहस को लंबा, और देखिए बहस तो हो रही है हिजाब के ऊपर, और बताया जा रहा है कि अरब के अंदर कब जो है क्या रेवोल्यूशन हुई थी। अब भारत के अंदर हिजाब का आप बहस कर रहे हो, तो हिजाब का मूल के ये स्कूलों में कॉलेजों में इसका पहनना क्यों ज़रूरी समझते हो आप, इसके ऊपर बहस नहीं हो रही। हर चीज़, हर उस विषय पर बहस हो रही है और जज सुन रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना फालतू समय हो गया है जजों के पास कि वो जो है आम आदमी के केस के लिए समय नहीं देते, और ऐसे केसों में दिनों हफ्तों महीनों बहस सुनते हैं। आम आदमी तो 10 साल से जेल में बैठा है, उसकी अपील है कि मेरे को मेरी जो सेंटेंस है हाई कोर्ट ने जो दी है वो गलत है, वो आप सुनने का समय नहीं निकालते। एक हिजाब के ऊपर आप अरब की रेवोल्यूशन भी सुनते हो, आप ईरान की रेवोल्यूशन भी सुनते हो, आप बाकी सारे मुस्लिम देशों को भी सुनते हो, अपने देश के बारे में सुनो, और जब फैसला लिखते हो तो अपने रिसर्चर को बताते हो कि सारी जगह की वो करके टिप्पणियाँ, ये आर्टिकल ये करके वो आपको एक लंबा वो कर देता है, जो फैसला 10 पेज में हो सकता है उसको 200 पेज का बना के देते हो। तो ये कानून की परिभाषाएं नहीं होती, ये अपने पंडिताई का व्याख्यान होता है कि देखो मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। इस महिमा मंडन की ज़रूरत पड़ती है कि आपने कहा 2 बातें, भ्रष्ट आचरण और दूसरा आपने कहा पॉलिटिकल रुझान, राजनीतिक रुझान, ये 2 चीज़ें स्पष्ट आती हैं। इनके कारण क्या होते हैं? राजनीतिक रुझान के समझ में आता है क्योंकि महत्वाकांक्षा अपनी जगह होती है, लेकिन फिर ये भ्रष्ट आचरण किन किन कारणों से? आपने कहा कि मॉनिटरली भी है, या प्रभाव, किसी को आप प्रभाव में रखना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं। महिमा मंडन एक कारण आपने कहा कि अपना बखान करना अपने आप के बारे में। इस सब के कारण क्या होते हैं? जजेस क्यों इन एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कि कोर्ट में मुझे लगता है जो कोर्ट रूम का हिस्सा नहीं होना चाहिए? हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट ही एक्सटर्नल फैक्टर पर होती है। अच्छा, आपको किसने कहा कि जज मेरिट पे भर्ती होते हैं? मेरे को ये बता दीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की मेरिट का क्या क्राइटेरिया है? आज तक संसद ने या कोलिजियम ने, किसी ने जजों की मेरिट भर्ती करने के कोई क्राइटेरिया ले डाउन किया है कि हम केवल उन जजों को भर्ती करेंगे जिनके पास ये क्राइटेरिया, एक ही क्राइटेरिया है कि 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और सीनियर एडवोकेट होना चाहिए डेजिग्नेट, तो आप हाई कोर्ट जज के लिए एलिजिबल हैं। अब ये क्राइटेरिया तो आपकी कोई मेरिट नहीं है। 10 साल का जज ओर्थ कमिश्नर की स्टैंप लगाता हुआ भी 10 साल बिता देता है। मैं आपको ऐसे केस बता सकता हूँ कि क्योंकि एक वकील सुप्रीम कोर्ट के जज का भाई या बहन है और उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, चीफ जस्टिस, वहाँ के चीफ जस्टिस ने रिकमेंड किया है कि इसको जज नहीं बनाना चाहिए, फिर भी उसको हाई कोर्ट का जज बना दिया, वो भी 58 साल की उम्र में। अच्छा, 58 साल की उम्र में हाई कोर्ट का जज बनते हुए वकीलों में से। दिल्ली की घटना है, ये कलकत्ता की घटना है। और मैं आपको बताऊं, ये थी अल्तमश कबीर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनकी बहन को कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बनाया गया 58 साल की उम्र में। और ये कोई अकेला उदाहरण नहीं है, ऐसे उदाहरण 50 दे सकता हूँ मैं, जहाँ पर
जो है जजों को सिलेक्ट करने का एक ही क्राइटेरिया है कि ये मेरा आदमी है, ये तेरा आदमी है। और जब मेरा और तेरा करके वो बंदर बांट होती है जजों की सिलेक्शन में, तो आप जजों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो फेवर से आते हैं फेवरेटिज्म ही करेंगे। ऐसे कुछ केसेस आप बता सकते हैं ध्यान में कि जो फेवरेटिज्म से आए और उन्होंने अल्टीमेटली कुछ बड़े मामलों में ऐसे निर्णय दिए जो बाकायदा चर्चा में भी रहे और गलत भी हुए, ऐसा कुछ ध्यान में आता है? देखिए, ऐसा मामले ढूंढने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ जी। कौन फेवरेटिज्म से आया, उसने क्या किया। लेकिन फेवरेटिज्म से आने वालों की तो बहुत लंबी लिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल हुई थी। अभी जब ये नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन के ऊपर केस चला था तो एक वकील साहब ने पूरी लिस्ट दी थी कि ये 40 फैमिलीज़ हैं जिनमें से सारे जज भर्ती होते हैं। अच्छा। पूरी लिस्ट दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फेंक दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर कम करना नहीं चाहता था कि नहीं, हम ही हैं जो कुछ हैं, किसी और का कोई से नहीं है अपॉइंटमेंट में। जस्टिस ढींगरा, आपसे बात अभी जारी रहेगी क्योंकि दर्शकों के लिए हमें थोड़ा उनके समय का ध्यान रखना है। भाग 1 को फिलहाल हम यहाँ रोकते हैं अपनी चर्चा का, लेकिन जस्टिस शिव नारायण ढींगरा से हमारी वार्ता का अगला दौर आप जल्द 5 जनवरी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देखेंगे।